स्टूडेंट्स अल्कोहल वाला चैप्टर शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम अल्कोहल के बारे में जान लें। ऐसे केमिकल जिनमें OH ग्रुप आ जाए ये अल्कोहल कहलाते हैं। इनका जनरल फार्मूला ROH होता है। CnH2n+1OH, मतलब जितने कार्बन होंगे उसके डबल से एक ज़्यादा हाइड्रोजन होगा और साथ में OH लगा होगा। फॉर एग्जांपल ये CH3OH है, तो जितने कार्बन है उसके डबल 2 से एक ज़्यादा हाइड्रोजन। ये C2H5OH है, जितने कार्बन उसके डबल से एक ज़्यादा हाइड्रोजन और साथ में OH। या तो आप इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं या आप इन्हें इस अंदाज में भी लिख सकते हैं कि CnH2n+2 एंड O। ये भी अल्कोहल का ही जनरल फार्मूला है। अब आप देखें, जितने कार्बन उसके डबल से दो ज़्यादा हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। यहाँ से बनाएं CH3OH, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, CH4O। देखें, जितने कार्बन उसके डबल से दो ज़्यादा हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। ये C2H5OH को आप देखें असल में क्या है, C2H6O। जितने कार्बन उसके डबल से दो ज़्यादा हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो ये जनरल फार्मूला भी अल्कोहल के लिए यूज़ हो सकता है, ये जनरल फार्मूला भी अल्कोहल के लिए यूज़ हो सकता है। तो ऐसे केमिकल जिनमें OH ग्रुप हो जाए ये अल्कोहल होते हैं। इस लिहाज से आप इन्हें दो कैटेगरीज में तकसीम कर सकते हैं, एलिफेटिक, एरोमेटिक। एलिफेटिक अल्कोहल जो ओपन चेन है, ओपन चेन अल्कोहल आगे दो किस्म के होते हैं, पॉलीहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक। पॉलीहाइड्रिक हैविंग मोर देन वन OH, इसमें आ जाएगा डाईऑल जिसमें दो OH होते हैं, इन्हें ग्लाइकोल भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ये इथिलीन ग्लाइकोल। और ट्राईऑल जिसमें तीन OH होते हैं, फॉर एग्जांपल ये, इन्हें ग्लाइसरोल के नाम से भी जाना जाता है। इस केमिकल को ग्लाइसरोल के नाम से भी जाना जाता है और इसी केमिकल को ग्लाइसरीन भी कहा जाता है। तो ये ट्राईऑल है। मोनोहाइड्रिक, ऐसे जिनमें एक OH हो, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आगे तीन किस्म के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी अल्कोहल जिनमें OH जिस कार्बन से अटैच है वो आगे या तो किसी कार्बन से अटैच ना हो या डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच हो। सेकेंडरी अल्कोहल OH जिस कार्बन से अटैच है वो आगे डायरेक्ट दो कार्बन से अटैच हो। और टर्शरी अल्कोहल OH जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्ट आगे तीन कार्बन से अटैच हो। एरोमेटिक अल्कोहल, ऐसे अल्कोहल जिनमें बेंजीन रिंग आ जाए लेकिन OH डायरेक्ट बेंजीन के साथ अटैच ना हो वरना वो फिनोल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल बेंजीन के साथ CH2 फिर OH लगा हुआ, इसे बेंजाइल अल्कोहल कहते हैं। ये एरोमेटिक अल्कोहल है। स्टूडेंट हम अब डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एथानॉल। तो एथानॉल को चार मेथड हैं जिनसे तैयार किया जा सकता है। हाइड्रेशन ऑफ इथीन, इथीन में वाटर ऐड करें सल्फ्यूरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड की मौजूदगी में। ग्रिग्नार्ड एजेंट से भी आप एथानॉल को तैयार कर सकते हैं। एल्डिहाइड की रिडक्शन से भी तैयार कर सकते हैं। और सबसे फेमस फर्मेंटेशन का अमल है जिससे सबसे ज़्यादा कमर्शियली एथानॉल तैयार किया जाता है। तो पहला रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, हाइड्रेशन ऑफ इथीन। आपने इथीन ली, इसमें वाटर ऐड किया सल्फ्यूरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड की मौजूदगी में, और आप देखें एडिशन हो जाएगी सिंपल। H एक साइड पे लग जाएगा, OH एक साइड पे लग जाएगा और डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा। तो ये बन गया CH3 CH2OH, ये एथानॉल बन गया। असल में ये जो कैटालिस्ट है ये ही रिएक्शन को इनिशिएट करता है। तो जब आप सल्फ्यूरिक एसिड कैटालिस्ट के तौर पे यूज़ करेंगे तो हमने ये पहले भी रिएक्शन डिस्कस किया था। सल्फ्यूरिक एसिड अपना एचाइन देगा, ये एचाइन यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, तो ये बनेगा CH3 पहले स्टेप में, डबल बॉन्ड सिंगल हो गया, ये CH2, और यहाँ पे जो रिमेनिंग सल्फ्यूरिक एसिड का पोर्शन है वो अटैच हो जाएगा। H तो यहाँ चला गया ना, बाकी बचा O, O के साथ अटैच है S के साथ तीन O और एंड पे एक H, ये बन गया इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो पहले स्टेप में इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना करता है। अगले स्टेप में आपने इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट लेके इसमें वाटर ऐड करने से बॉयल करना है। तो बॉयल करने पे ये अब बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और वाटर का जो OH है इस इथाइल ग्रुप के साथ आके लग गया, ये बन गया एथानॉल।
और ये जो वाटर का H है ये इस H के साथ मिलकर H2SO4 दोबारा रीजनरेट कर देगा। तो इस रिएक्शन में H2SO4 एक कैटलिस्ट के तौर पे बिहेव कर रहा है, शुरू में यूज हुआ, बाद में दोबारा बन गया। अगर आप दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे जो केमिकल दोनों साइड पे आ रहे हैं कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसे कैंसिल आउट हो गया, ये इसे कैंसिल आउट हो गया, बाकी क्या बचा, इथीन प्लस वाटर आफ्टर रिएक्शन एथानॉल। तो ये फाइनल इक्वेशन यही वाली बन जाएगी। ठीक है, आप यही रिएक्शन फास्फोरिक एसिड की मौजूदगी में भी करवा सकते हैं, H3PO4। तब क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। पहले स्टेप में H3PO4 अपना H देगा, क्योंकि एसिड हमेशा H देते हैं, वो H यहाँ पे ऐड हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग पोर्शन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये O, फिर ये P के साथ दोबारा 3O है और 2H है, H2। इस केमिकल को नाम देंगे इथाइल, जैसे ऊपर वाले को नाम दिया था इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इसे आप नाम देंगे इथाइल डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट। ये इथाइल ग्रुप होता है, 2 हाइड्रोजन डाईहाइड्रोजन, और PO4 फॉस्फेट ग्रुप होता है। इथाइल हाइड्रोजन फॉस्फेट को आप अगेन वाटर में बॉयल करेंगे तो फिर दोबारा ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, और जो वाटर है इसका बॉन्ड यहाँ से टूटा करता है हमेशा। वाटर का OH इस इथाइल के साथ लगेगा, CH2OH, एंड ये वाटर का H इसके साथ मिलकर दोबारा H3PO4 बना देगा। तो H3PO4 दोबारा रीजनरेट हो गया। इट मीन्स कि ये कैटलिस्ट का रोल अदा कर रहा है। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो फाइनल इक्वेशन जो बनेगी, ये वाला इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटरमीडिएट है, ये वाला इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, कैटलिस्ट है। बाकी बची हमारे पास इथीन प्लस ये बचा जी वाटर आफ्टर रिएक्शन, ये हमारे पास आ गया एथानॉल। तो फाइनल इक्वेशन वही आ गई जो हमने शुरू में बना ली थी, ये वाली। तो आप ये सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में भी करवा सकते हैं, फास्फोरिक एसिड की मौजूदगी में भी करवा सकते हैं। हमारा जो दूसरा मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लें, एक कार्बन वाला CH3MgBr, और आपने इसमें ये फॉर्मेल्डिहाइड ऐड कर देना है। फॉर्मेल्डिहाइड में भी एक कार्बन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी एक कार्बन है, तो दोनों मिलकर टोटल 2 कार्बन वाला एथेनॉल तैयार हो जाएगा। इसके कार्बन पे होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पार्शियल नेगेटिव, और जो कार्बोनाइल कंपाउंड है इनके कार्बन पे होता है पार्शियल पॉजिटिव। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हमेशा बॉन्ड यहाँ से टूटता है, मैग्नीशियम और कार्बन वाला, ये पार्शियल नेगेटिव कार्बन इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करेगा। तो पहले स्टेप में ये ब्लू वाला CH3 ये अटैच होगा इस ब्लैक वाले CH2 के साथ। जैसे ही ये CH2 नया बॉन्ड बनाएगा, इसे पुराना बॉन्ड कम करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन वाला ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और इसका जो डबल बॉन्ड था वो यहाँ ऑक्सीजन पे आ जाएगा इस अंदाज में, नेगेटिव की शक्ल में। ये जो MgBr यहाँ से टूटेगा वो इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा इस अंदाज में। तो पहले स्टेप में ये केमिकल बन गया इंटरमीडिएट। अगले स्टेप में आपने इसकी हाइड्रोलाइसिस करवानी होती है एसिड कैटालिस्ट की मौजूदगी में। आप H2OH+ लिख दें, या आप इसे H3O+ भी लिख सकते हैं इस अंदाज में, बात वही है, चाहे ऐसे लिख दें चाहे ऐसे लिख दें। तो अब क्या होगा, ये बॉन्ड अगेन यहाँ से टूटेगा और वाटर यहाँ से टूटेगा, तो वाटर का H इसके साथ लग जाएगा, CH3CH2O, और वाटर का H यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे है MgBr, वाटर का OH इसके साथ अटैच हो जाएगा, MgBrOH। तो ये हमारे पास बन गया जी एथेनॉल। एथेनॉल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ मिलाने पे बनता है। तीसरा रिएक्शन है जी रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। आप एल्डिहाइड की रिडक्शन से भी एथेनॉल तैयार कर सकते हैं। उसके लिए 2 कंडीशन होती हैं। आपने एल्डिहाइड लेना है 2 कार्बन वाला एसिटल्डिहाइड, और आप इसमें 2 अंदाज में ये रिडक्शन करवा सकते हैं। पहला अंदाज ये है कि एल्डिहाइड लेके उसमें डायरेक्ट आप हाइड्रोजन ऐड कर दें निकल, प्लेटिनम या प्लेडियम की मौजूदगी में। तो क्या होगा, दी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है रिडक्शन, डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा,
हम ये कलर चेंज कर देते हैं समझने के लिए। तो ये रेड वाला CH3 C, इसके साथ H भी है, डबल बॉन्ड आपने सिंगल कर देना है और एक H आपने कार्बन पे लगा देना है, एक H आपने ऑक्सीजन पे लगा देना है। ये एडिशन रिएक्शन हो गया। और अब आप देखें CH3 CH2OH, ये वही केमिकल बन गया ना एथानॉल। तो ये थी कैटालाइटिक रिडक्शन। एक और अंदाज में भी आप ये रिडक्शन करवा सकते हैं। अगर आप इसमें NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड ऐड करते हैं, NaBH4 एक्वस और अल्कोहलिक आपने इसमें ऐड करना है वाटर की मौजूदगी में या अल्कोहल की मौजूदगी में। ये हाइड्राइड आयन देता है, ये सोर्स ऑफ हाइड्रोजन है। तो अगेन वही काम होगा, डबल बॉन्ड सिंगल होगा, ये CH3C इसके साथ H है तो डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, ये O है, एक H यहाँ पे लग जाएगा, एक H यहाँ पे, ये वही केमिकल बन गया CH3 CH2OH। तो आप एथेनॉल एसिटल्डिहाइड से भी तैयार कर सकते हैं कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन के ज़रिए, या सोडियम बोरोहाइड्राइड अल्कोहलिक या एक्वस इसमें ऐड करके। ये जिस भी कंडीशन पे रिएक्शन करवाएं इसे रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है। नंबर 4 पे है फर्मेंटेशन। आप फर्मेंटेशन के अमल से भी एथेनॉल तैयार करते हैं और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला रिएक्शन है एथेनॉल की प्रिपरेशन का। स्टूडेंट हम देखते हैं फर्मेंटेशन का अमल। तो फर्मेंटेशन का अमल एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो कि कैटालाइज बाय एंजाइम की मौजूदगी में होगा। और ये एंजाइम कहाँ से आएंगे? प्रोड्यूस्ड बाय यीस्ट। आपको ये यीस्ट यूज़ करना पड़ेगा जो कि एंजाइम बनाएगा और एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आटे का खमीर हो जाना, ये जैसे दूध से दही का बन जाना। तमाम बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं जो कि यीस्ट वगैरह की मौजूदगी में हुआ करते हैं या बैक्टीरिया की मौजूदगी में। फर्मेंटेशन की खास कंडीशंस हुआ करती हैं 25 से 35 डिग्री। आम तौर पे ये रूम टेम्परेचर ही होता है, तो आपको ये टेम्परेचर प्रोवाइड करना होता है, एरेशन का इंतज़ाम हो, वहाँ से हवा का गुज़र हो, डाइल्यूशन, पानी इसमें बहुत यूज़ होता है तो डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, पानी से डाइल्यूट करके रखना है केमिकल्स को। एब्सेंस ऑफ प्रिजर्वेटिव, आपने कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करना क्योंकि प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? वो जर्म्स को मार देते हैं। हमें ये जर्म्स चाहिए, यीस्ट वगैरह, इन्हीं से तो ये प्रोसीड होना है रिएक्शन। तो फर्मेंटेशन का अमल करवाया जाता है या तो मोलेसिस से या स्टार्च या फ्रूट से। तो हमारे पास दो की केमिस्ट्री यहाँ पे मौजूद है। मोलेसिस क्या होता है? रेजिड्यू ऑफ शुगर इंडस्ट्री। जब शुगर इंडस्ट्री में शुगर केन से शुगर तैयार होती है, उसका जो वेस्ट होता है उसे मोलेसिस कहते हैं। इसमें बहुत सारी शुगर रह जाती है तो शुगर को सुक्रोज कहते हैं। इसका फार्मूला होता है C12H22O11। आपने सुक्रोज ली और इसमें वाटर डाल दिया क्योंकि हमारी कंडीशन है डाइल्यूशन, आपने पानी तो बेतहाशा डालना है। सुक्रोज वाटर की मौजूदगी में हाइड्रोलाइज होगा और सुक्रोज चूंकि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बना होता है लिहाजा ये बना देगा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। दोनों का फार्मूला सेम होता है मॉलिक्यूलर। क्या होता है? C6H12O6, इसका भी सेम है H12O6। तो पहले स्टेप में ये हाइड्रोलाइसिस हुई सुक्रोज की और ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बन गए। अगले स्टेप में जो ग्लूकोज है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो जाता है एथेनॉल में 2C2H5OH। और इसके अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है, वो बबल बना के उसमें से सोल्यूशन में से बाहर निकल जाती है। लेकिन ये तमाम हाइड्रोलाइसिस के रिएक्शन और बाद में ये कन्वर्जन ये एंजाइम की मौजूदगी में होती है। तो आपने इसका एंजाइम याद करना है, इंजी, INZY, इंजी। आप ये वर्ड इंजी याद रखिएगा। ये इन से बन जाएगा इन्वर्टेज और जी से बन जाएगा जाइमेज। तो ये एंजाइम है जिसकी मौजूदगी में रिएक्शन होगा और एट द एंड हमें ये एथेनॉल मिल गया। अब आ जाए स्टार्च पे। स्टार्च का फार्मूला होता है C6H10O5N। बेशुमार ऐसे ये इसके अटैच होते हैं C6H5ON, एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। हमने 2 ले लिए और इसमें N वाटर, इसमें भी डाइल्यूशन डाल दी, बेतहाशा पानी डाल दिया। स्टार्च चूंकि बना होता है माल्टोज से, अपॉन हाइड्रोलाइसिस ये माल्टोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल बना देगा N, C12H22O11। अच्छा, ये जो सुक्रोज का फार्मूला था ना मॉलिकुलर, वही माल्टोज का फार्मूला होता है मॉलिकुलर। अगले स्टेप में आप माल्टोज लेंगे और इसकी दोबारा हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे।
माल्टोज की हाइड्रोलाइसिस से दो ग्लूकोज बनते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस से क्या बना था, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। इसकी हाइड्रोलाइसिस से ग्लूकोज एंड ग्लूकोज बनेगा। दोनों का फार्मूला तो सेम है ना, H12O6। तो इसके बाद जो ग्लूकोज है उससे तो एथानॉल ऐसे ही बनता है, तो लास्ट स्टेप में ग्लूकोज से आहिस्ता आहिस्ता ये एथानॉल बन जाएगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाएगी। इसकी जो खास एंजाइम है आपने DMZ ऐसे याद करना है। D से डाइएस्टेज, M से माल्टेज और Z से जाइमेज। देखिए लास्ट वाला एंजाइम सेम है क्योंकि लास्ट वाला रिएक्शन सेम है, ग्लूकोज से एथानॉल, ग्लूकोज से एथानॉल। बाकी एंजाइम डिफरेंट क्यों है, क्योंकि बाकी केमिकल डिफरेंट है। ये स्टार्च है, ये स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस है। और ये वाला स्टूडेंट को सेम लगता है कि सेम फार्मूला है, यहाँ भी C12H22O11 की हाइड्रोलाइसिस हुई है, यहाँ भी C12H22O11 की हाइड्रोलाइसिस हुई है। लेकिन भाई ये वाला सुक्रोज था, यहाँ पे सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस हुई थी, ये वाला माल्टोज है, यहाँ पे माल्टोज की हाइड्रोलाइसिस हुई है। तो चूंकि केमिकल डिफरेंट है लिहाजा इंजाइम भी डिफरेंट है दोनों में। जब आप किसी भी मेथड से एथानॉल तैयार कर लेते हैं तो ये सिर्फ 12% होता है और 14% से ज़्यादा कभी नहीं बनता। 14% मीन्स इसमें 86% अभी भी वाटर है, क्योंकि आपने डाइल्यूशन खुद डालनी होती है, पानी खुद ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है। अगर आप पानी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, डाइल्यूशन नहीं होगी, तो जो इंजाइम है वो काम नहीं करेगा, इंजाइम बिकम इनएक्टिव। लिहाजा फर्मेंटेशन की मजबूरी है कि आपको इतने % एथानॉल ही मिलेगा। फिर आप इसे बार बार डिस्टिलेशन के अमल से गुजारते हैं। डिस्टिलेशन में आपने इन्हें बॉयल करना होता है और एक लिक्विड को दूसरे से सेपरेट करना होता है गैस बना के। डिस्टिलेशन से बार बार गुजारने के बाद आप 95% अल्कोहल तक पहुंचते हैं। ये जो 95% एथानॉल आपको मिलता है इसे बोलते हैं रेक्टिफाइड स्प्रिट। और अगर आप चाहते हैं कि 100% अल्कोहल बना लें तो आप इसमें अगेन रीडिस्टिलेशन करेंगे लाइम की मौजूदगी में। आप इसमें कैल्शियम ऑक्साइड डालेंगे, वो इसमें से जो मॉइस्चर उसे एब्जॉर्ब कर लेगा और आप 100% अल्कोहल बना लेंगे। इसे 100% अल्कोहल को कहते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। हमारे इलाकों में अल्कोहल का मिस यूज़ रोकने के लिए अल्कोहल को डीनेचर किया जाता है। इसके लिए अल्कोहल में एथानॉल में 10% मेथानॉल डाल दिया जाता है। अगर आप अल्कोहल में एथानॉल में 10% मेथानॉल डाल देंगे तो ये मिथाइलेटेड स्पिरिट कहलाएगा। तो कमर्शियली जो आप एथानॉल यूज़ करते हैं लेबॉर्ट्री में या इंडस्ट्री में, वो मिथाइलेटेड स्पिरिट होता है, उसमें मेथानॉल डाला होता है। आप यही काम, डीनेचरिंग का काम, अगर आपके पास मिथाइल अल्कोहल मेथानॉल अवेलेबल नहीं है तो आप पायरिडीन या एसीटोन को इसमें डाल के भी अल्कोहल को डीनेचर कर सकते हैं, एसीटोन। ठीक है, तो अल्कोहल की डीनेचरिंग 3 केमिकल से हो सकती है, मेथानॉल से, पायरिडीन से, एसीटोन से। लेकिन जब आप मेथानॉल डालेंगे 10% तो उसे मिथाइलेटेड स्पिरिट कहेंगे। एसीटोन या पायरिडीन डालने पे मिथाइलेटेड स्पिरिट नहीं कहेंगे लेकिन डीनेचर्ड अल्कोहल कहेंगे। मेथानॉल डालने पे भी जो बनेगा उसे भी डीनेचर्ड अल्कोहल कहेंगे। डीनेचर ये तीनों ही है लेकिन मिथाइलेटेड स्पिरिट मेथानॉल वाला ही है। स्टूडेंट देखें, हम डिफरेंट प्रैक्टिस करते हैं रिएक्शंस की। आइडेंटिफाई करेक्ट एंजाइम फॉर ईच रिएक्शन। हर रिएक्शन में हमने ढूंढना है कि कौन सा करेक्ट एंजाइम है, तो ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। इवन आपको ऑप्शन देखे बगैर ही पता होना चाहिए कि भाई ग्लूकोज से जब आपने एथानॉल बनाना है तो कौन सा एंजाइम इसमें यूज़ होता था। तो पहले वाले में कौन सा यूज़ होता था, ग्लूकोज से एथानॉल बनाने में, लास्ट रिएक्शन है ना, तो ये जाइमेज। ठीक है, दूसरे में सुक्रोज से आपने ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाना है तो सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस है, इसमें आप कौन सा यूज़ करते थे, इन्वर्टेज। थर्ड में देखें, आपने स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस से माल्टोज बनाना है तो कौन सा यूज़ करते थे, डाइएस्टेज। आपने माल्टोज से ग्लूकोज बनाना है तो कौन सा यूज़ करते थे, माल्टेज। और अगर आपने मोलेसिस से ग्लूकोज बनाना है तो मोलेसिस क्या होती है, भाई मोलेसिस इसी को कहते हैं, सुक्रोज को। तो मोलेसिस से ग्लूकोज बनाने में यही इन्वर्टेज है। साथ में फ्रुक्टोज भी बनता है लेकिन वो मेंशन नहीं किया गया, फिर भी ग्लूकोज तो बनता ही है ना। स्टूडेंट देखिएगा, हम ना ये
अल्केन से अल्काइल ग्रुप बनाते हैं और उन्हें कैसे नाम दिया जाता है ये सीखते हैं। हमने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है, दोबारा रिवीजन के लिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये हमारे पास है प्रोपेन, 3 कार्बन का अल्केन है, और ये हमारे पास है ब्यूटेन। ब्यूटेन 2 किस्म के होते हैं, ये एन ब्यूटेन है और ये आइसोब्यूटेन है। जब आप इन्हें अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो ये अल्काइल ग्रुप बनेंगे। अब ये हम समझते हैं कि हाइड्रोजन कैसे रिमूव किया जा सकता है। ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन है बिल्कुल एक जैसे हैं, तो आप जहाँ से मर्जी कर दें हाइड्रोजन रिमूव एक ही बात है, और सेंटर वाला डिफरेंट है। तो एक ऑप्शन है कि किसी टर्मिनल से हाइड्रोजन रिमूव कर दें, एक ऑप्शन है सेंटर वाले से। जब आपने टर्मिनल से रिमूव किया तो आप इसे नाम देंगे एन प्रोपाइल, और जब आप सेंटर से रिमूव करेंगे आप इसे नाम देंगे आइसोप्रोपाइल। तो प्रोपाइल तो होते ही 2 किस्म के हैं, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। लेकिन जब आप ब्यूटेन की बात करें तो अब देखें हम कितने ब्यूटाइल बना सकते हैं। ये टर्मिनल बिल्कुल एक जैसे, ये सेंटर वाले बिल्कुल दोनों एक जैसे। एक ऑप्शन है कि टर्मिनल से एच रिमूव करें, एक ऑप्शन है किसी सेंटर वाले से एच रिमूव कर दें। तो जब आप टर्मिनल से एच रिमूव करेंगे ये अल्काइल ग्रुप बनेगा, और जब आप सेंटर वाले से एच रिमूव करेंगे तो ये अल्काइल ग्रुप बनेगा। ठीक है, ये दोनों ब्यूटाइल हैं, क्योंकि ब्यूटेन से आपने एच रिमूव किया है ना, तो ये भी ब्यूटाइल है और ये भी ब्यूटाइल है। लेकिन इनका मुकम्मल नाम क्या है बाद में सीखते हैं। अब आ जाए आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में भी आपके पास 2 ऑप्शन है कि टर्मिनल, ये तीनों कार्बन बिल्कुल एक जैसे हाइड्रोजन रखते हैं। तो एक ऑप्शन है कि किसी भी किनारे वाले से हाइड्रोजन रिमूव कर दें, एक ऑप्शन है सेंटर वाले से हाइड्रोजन रिमूव करें। तो अब जब भी किसी किनारे वाले से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, जैसे मैंने यहाँ से रिमूव कर दी, तो ये भी ब्यूटाइल ही बनेगा, ये भी ब्यूटाइल है क्योंकि ब्यूटेन से आपने बनाया है। और जब आप या सेंटर वाले से एच रिमूव करेंगे तो ये भी ब्यूटाइल ही बनेगा। तो आपने देखा है ब्यूटेन से हमने 4 किस्म के ब्यूटाइल बनाए। अब हम इन्हें नाम देते हैं। आपने ये देखना है कि इनमें से प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्शरी कौन सा है। जो आपको प्राइमरी नज़र आए ना, उन्हें आपने एन या आइसो का नाम देना है। एन या आइसो का नाम प्राइमरी को दिया जाता है ब्यूटेन, पेंटेन या हायर अल्केन के केस में। सिर्फ ये प्रोपेन वाहिद अल्केन है जिसमें ये सेकेंडरी है। ये सेकेंडरी है ना अल्काइल ग्रुप, ये डैश वाला जो कार्बन है आगे 2 से अटैच है, ये सेकेंडरी को हमने आइसो का नाम दिया है। बाकी तमाम केस में प्रोपेन में सेकेंडरी को आइसो का नाम दिया है, लेकिन बाकी तमाम केस में ब्यूटेन में या पेंटेन में आपने प्राइमरी को एन या आइसो का नाम देना है। सेकेंडरी को फिर क्या नाम देना है वो अभी हम सीखते हैं। ये देखें, आप इसका देखें, डैश वाला कार्बन अल्फा, आगे एक कार्बन से अटैच है, ये प्राइमरी है। आप इसे नाम देंगे स्ट्रेट चेन में एन ब्यूटाइल। यहाँ पे देखें ये सेकेंडरी है, ये देखें डैश वाला कार्बन अल्फा आगे एक कार्बन से अटैच है, ये भी प्राइमरी है लेकिन ब्रांच है, आप इसे बोलेंगे आइसोब्यूटाइल। तो प्राइमरी को आपने एन या आइसो का नाम दिया, फिर आपने सेकेंडरी को क्या नाम देना है, सेकेंडरी का ही नाम देना है। और ये टर्शरी है, टर्शरी को क्या नाम देना है, टर्शरी का ही नाम देना है। देखिए ना, ये डैश वाला कार्बन अल्फा आगे 3 से अटैच है तो ये टर्शरी था, डैश वाला कार्बन अल्फा आगे 2 से डायरेक्ट अटैच है, ये सेकेंडरी था। तो अब हमने ब्यूटाइल को नाम दे दिए एन, सेकेंडरी, आइसो, टर्शरी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे OH लगा दें, ये बन गया जी एन ब्यूटाइल अल्कोहल, ये बन गया सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये बन गया आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ये बन गया टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इस अंदाज में याद रखना है अल्कोहल के नाम कि प्राइमरी वाले को एन या आइसो का नाम देना है, सेकेंडरी वाले और टर्शरी वाले को वही नाम देना है, सेकेंडरी या टर्शरी का। लेकिन प्रोपाइल में आपने ऐसा नहीं करना, ये है एन प्रोपाइल अल्कोहल, क्योंकि प्रोपाइल में तो आपके पास ऑप्शन ही 2 हैं। अगर स्टेट में हो एन प्रोपाइल, अगर यहाँ सेंटर में आ जाए आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये फार्मूले आप याद रखिएगा। स्टूडेंट हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन हैं। आइडेंटिफाई अल्कोहल, हमने ढूंढना है ये गिवन जो क्वेश्चन है इसमें अल्कोहल कौन सा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या कोई भी नहीं है। पहला है एन ब्यूटाइल अल्कोहल। मैंने आपको कहा था ब्यूटाइल और उससे हायर अल्केन में एन और आइसो आपने किसे नाम देना है, हमेशा प्राइमरी अल्कोहल को। तो भाई अब आपको इसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये कौन सा हो जाएगा, एन ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल, ये अल्फा ऑप्शन आ गया। आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल भी प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा, अल्फा ऑप्शन आ गया। आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, भाई आइसो प्रोपाइल अल्कोहल कौन सा था, ये वाला था। प्रोपाइल के केस में आपने देखना है 2 ही ऑप्शन है, ये आइसो प्रोपाइल वाला सेकेंडरी अल्कोहल हुआ करता है।
तो आइसोप्रोपाइल हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल बीटा ऑप्शन आ गया। आइसोपेंटाइल, मैंने आपको बताया ब्यूटाइल या उससे हायर कोई भी केस आ जाए, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, उसमें एन या आइसो आपने हमेशा किसे नाम देना है, प्राइमरी को। तो ये आइसो नाम है तो ये प्राइमरी है। सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल, अब पेंटाइल 5 कार्बन का, लेकिन सेकेंडरी मेंशन कर दिया है, जब मेंशन कर दिया तो हो गई सेकेंडरी, ये बीटा, ठीक है। सेकेंडरी ब्यूटाइल मेंशन कर दिया सेकेंडरी है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल होगा ना बीटा। तो हायर केसेस में ना ये ब्यूटाइल वाले 4 कार्बन वाले, पेंटाइल वाले, और इनसे तमाम हायर केसेस में, ठीक है, जब एन आ जाए या आइसो आ जाए नाम के साथ, ये रिप्रेजेंट करेगा प्राइमरी को। लेकिन इसके अलावा अगर सेकेंडरी आ जाए या टर्शरी लिखा हुआ आ जाए, तो जो नाम लिखा हुआ है वही वो अल्कोहल होगा। सेकेंडरी लिखा हुआ आएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिखा हुआ आएगा तो टर्शरी अल्कोहल हुआ करेगा। अब ये देखें, ये CH2 अल्फा कार्बन, जिस कार्बन आगे कितने कार्बन से अटैच है, 1 से, आगे जितने मर्जी हो हमें नहीं चाहिए, ये वाला है जी प्राइमरी अल्कोहल। और एन प्रोपाइल में कार्बन ऐसे सीधी चेन में होगा, OH लास्ट में होगा, 3 कार्बन, तो ये अल्फा कार्बन आगे 1 से अटैच है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल होगा। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल 2 किस्म के रिएक्शन दिया करते हैं, DO2CO बॉन्ड क्लीवेज, DO2OH बॉन्ड क्लीवेज। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपको गिवन अल्कोहल दिया जाए, रिएक्शन के दौरान उसका ये वाला बॉन्ड टूट जाए कार्बन ऑक्सीजन का, ये हाइड्रोजन बीच में ना होते नहीं है, वो साइडों पे होते हैं इस अंदाज में। तो एक तो ये ऑप्शन है कि कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाए, या दूसरा ऑप्शन ये भी है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाए, ये वाला। तो हमने इसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया, DO2CO बॉन्ड क्लीवेज, DO2OH बॉन्ड क्लीवेज। तो अब हम डिटेल में शुरू करते हैं DO2CO बॉन्ड क्लीवेज, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब CO बॉन्ड टूटता कब है? क्योंकि आप जानते हैं अल्कोहल में मौजूद ऑक्सीजन पे होता है पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे होता है पार्शियल पॉजिटिव। जब भी किसी न्यूक्लियोफाइल ने अल्कोहल पर अटैक करना हो तो कहाँ पे करेगा? न्यूक्लियोफाइल हमेशा पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करता है, लिहाजा वो कार्बन पर अटैक करेगा। जब न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक करेगा तो ये OH को यहाँ से निकल के जाना पड़ेगा, तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी ना। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ के अटैच हो जाएगा, अल्कोहल को यहाँ से जाना पड़ेगा। जब OH यहाँ से निकल जाएगा तो ये कार्बोकेटाइन इसमें बना करेंगे। ये वाले रिएक्शन टर्शरी अल्कोहल बड़ी आसानी से देंगे, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल, उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल, और प्राइमरी अल्कोहल में मेथानॉल सबसे मुश्किल से रिएक्शन देता है। उसकी वजह यह है कि इन रिएक्शंस में कार्बोकेटाइंस बनेंगे, जब ये OH चला जाएगा तो कार्बोकेटाइंस बनेंगे। अब जो कार्बोकेटाइंस का बनना है वो टर्शरी अल्कोहल से जो कार्बोकेटाइन बनता है वो होता है टर्शरी कार्बोकेटाइन, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। सेकेंडरी अल्कोहल से सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा, ये भी स्टेबल होता है। प्राइमरी अल्कोहल से ये कार्बोकेटाइन बनेंगे, स्टेबल नहीं होते, क्योंकि हमने ये पहले डिस्कस किया हुआ है। मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, और जब मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो जाता है। जैसे ही इसका पॉजिटिव चार्ज कम होता है ये केमिकल ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, क्योंकि चार्ज कम हो तो स्टेबिलिटी आती है। तो टर्शरी अल्कोहल ये रिएक्शन देना चाहते हैं ताकि वो कार्बोकेटाइन बनाएं जो कि स्टेबल होता है। सेकेंडरी अल्कोहल भी रिएक्शन देना चाहते हैं लेकिन टर्शरी के मुकाबले में कम, क्योंकि वो भी कार्बोकेटाइन वो बनाते हैं जो कि स्टेबल होता है। लेकिन प्राइमरी अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देना चाहते या मुश्किल से देते हैं, क्योंकि उनसे वो कार्बोकेटाइन बनते हैं जो कि स्टेबल नहीं होते। अब कौन से ऐसे रिएक्शन है अल्कोहल के जिनमें ये CO बॉन्ड ब्रेक होता है और OH ग्रुप को यहाँ से निकल के जाना पड़ता है? तो 5 ऐसे रिएक्शन आप देखेंगे, भाई CO बॉन्ड तो सब में टूटना ही टूटना है और OH को निकल के जाना ही जाना है। तो हम यहाँ से पहले ही से ब्रेक कर देते हैं कि बॉन्ड यहाँ से टूटना है। SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड से कहा जाता है, पायरिडीन की मौजूदगी में रिएक्शन होता है, ये सॉल्वेंट है। होगा क्या भाई? अब ये तो आपको पता है कि यहाँ से CH3CH2 अलग रह जाएगा और ये OH यहाँ से निकलेगा। ये जो CH3CH2 इसके साथ ये SOCl2 का Cl आके अटैच हो जाएगा, ये अल्काइल हैलाइड बन गया। ये जो H यहाँ से निकलेगा वो Cl के साथ मिलके HCl बना देगा, और जो यहाँ से SO निकलेगा ये इस O के साथ मिलके SO2 बना देगा।
तो HCl और SO2 गैस बन के अलहदा हो जाएंगे और ये प्योर अल्काइल हैलाइड आप इस मेथड से तैयार कर सकते हैं। तो अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड इस मेथड से तैयार होता है और ये बेस्ट मेथड है क्योंकि इससे प्योर अल्काइल हैलाइड तैयार होता है। बाकी गैशियस केमिकल ये इवेपोरेट हो जाते हैं। दूसरे में देखें ये HCl है ZnCl2 की मौजूदगी में आप रिएक्शन करवाते हैं तो CH3CH2 यहाँ पे रेड वाला Cl अटैच हो जाएगा और ये जो H है ये OH के साथ मिलके वाटर बना देगा। ये रिएक्शन आपने लूकस टेस्ट के नाम से पढ़ा हुआ है और वहाँ पे आपने ये रिएक्शन जब पढ़ा था तो आपने ये पढ़ा था ना, टर्शियरी अल्कोहल रिएक्ट इमीडिएटली, सेकेंडरी अल्कोहल आफ्टर 5 to 10 minutes एंड प्राइमरी अल्कोहल ऑन हीटिंग। पढ़ा था ना? तो इस लिहाज से देख लें, टर्शियरी अल्कोहल इमीडिएटली फ़ौरन ही रिएक्शन दे देंगे। इसमें ऑयली लेयर बनती है अल्काइल हैलाइड की, तो हमने यही पढ़ा ना, टर्शियरी अल्कोहल ये रिएक्शन आसानी से देते हैं। सेकेंडरी उसके बाद, और प्राइमरी अल्कोहल को हीट करना पड़ेगा, यही हमने पढ़ा है। प्राइमरी अल्कोहल ये रिएक्शन मुश्किल से देते हैं, तो लुकास टेस्ट में ये बात साबित भी हो रही है। इसी तरह अल्कोहल का अमोनिया के साथ रिएक्शन है थोरियम ऑक्साइड की मौजूदगी में, ये आप इस अंदाज में बना सकते हैं CH3CH2 और यहाँ पे अमोनिया का NH2 अटैच हो जाएगा और ये OH जो निकलेगा वो अमोनिया के H के साथ मिलकर वाटर बना देगा, तो ये इथाइल अमाइंस बन गए। PCl3 PCl5 के साथ भी इस रिएक्शन इसी अंदाज में होता है। तो यहाँ पे आप यहाँ से OH निकालेंगे, ये Cl यहाँ पे अटैच करेंगे क्योंकि 3Cl है तो आप यहाँ पे 3 लगा देंगे, ये बन जाएगा CH3 CH2 Cl, बाकी 3 बचे H, 3 बचे O और एक P बचा, ये मिलके बनाएंगे H3 PO3, ये केमिकल बन गया फास्फोरस एसिड। ऐसे PCl5 के साथ यहाँ पे PCl3 जब 3 Cl थे तो आपने 3 यहाँ पे लगाया, PCl5 में 5 Cl है, यहाँ पे 5 नहीं लगाना, यहाँ पे 1 ही लेना है एथानॉल। अब के यहाँ से वही बात है, ये बॉन्ड टूटेगा, CH3CH2 के साथ Cl ही लगेगा, ये Cl यहाँ पे अटैच हो गया, बाकी बचा एक H एक Cl के साथ मिलके HCl बना देगा, बाकी यहाँ पे एक O बचा, एक P बचा, 3 Cl, ये मिलके POCl3 बना देंगे, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। तो ये 5 रिएक्शन ऐसे हैं जिसमें ये OH ग्रुप निकलता है और जब OH ग्रुप निकलता है तो CO बॉन्ड इसमें ब्रेक होता है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाते हैं। स्टूडेंट हम देखते हैं दूसरी किस्म के रिएक्शन। पहली किस्म के रिएक्शन हमने डिस्कस किए थे DO2CO बॉन्ड क्लीवेज, दूसरी किस्म के रिएक्शन है DO2OH बॉन्ड क्लीवेज। अगर अल्कोहल में OH का बॉन्ड टूटे, अल्कोहल यहाँ से टूटे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड से, तब क्या होगा, तब अल्कोहल कौन कौन से रिएक्शन देंगे ये डिस्कस करते हैं। क्योंकि ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसलिए इसे रेस कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं ये वाले DO2OH बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है। तो OH बॉन्ड कब टूटेगा, अल्कोहल में जो ऑक्सीजन होता है इस पर पार्शियल नेगेटिव होता है, साथ वाले हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आए तो जाहिर बात है वो ऑक्सीजन पर अटैक करने आएगा, और जब ऑक्सीजन पर अटैक करेगा तो इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकल के जाना पड़ेगा। तो ये जी ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। ये जो केमिकल बना है जिसपे ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया इसे कहा जाता है अल्क ऑक्साइड आयन, ठीक है। तो इसमें अल्क ऑक्साइड आयन बनेंगे। अभी प्रीवियस जो हमने पढ़ा था उसमें कार्बोकेटाइन बनते थे, इसमें अल्क ऑक्साइड आयन बनेंगे। इस लिहाज से मेथनॉल ये रिएक्शन सबसे आसानी से देगा, फिर प्राइमरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न इनसे बनने वाले केमिकल्स हैं। जब मेथनॉल ये रिएक्शन देगा तो मिथॉक्साइड आयन बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल से प्राइमरी अल्कोक्साइड आयन बनेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्कोक्साइड आयन, और टर्शियरी अल्कोहल से टर्शियरी अल्कोक्साइड आयन बनेंगे। हमें ये पता है कि जो मिथाइल है ना ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो यहाँ पे देखें मिथाइल ग्रुप कितने हैं टर्शियरी वाले में, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सारे मिथाइल हैं। और मिथाइल से इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं कार्बन को, और कार्बन से इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन तक आ रहे हैं, तो इस ऑक्सीजन में पहले ही नेगेटिव था, इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इसका जो नेगेटिव चार्ज है क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि मिथाइल इसे नेगेटिव ही दे रहे हैं ना, तो नेगेटिव चार्ज इसका बढ़ गया। अब इसका जो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया उसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि आप जानते हैं चार्ज इन्वर्स हुआ करते हैं स्टेबिलिटी के। चार्ज बढ़ गया तो स्टेबिलिटी कम, चार्ज कम हो गया तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो यहाँ पे चार्ज ज़्यादा हो गया, इसका मतलब ये अनस्टेबल हो गया। और ये वाला देखें, इसे एक ही मिथाइल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लिहाजा इसका जो नेगेटिव चार्ज है इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा, लिहाजा ये मोस्ट स्टेबल है। और ये वाला अनस्टेबल था, तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। ये स्टेबल है जो मेथनॉल से बने मिथोक्साइडाइन, तो अगर ये स्टेबल है तो ये बनेगा तो ये रिएक्शन होगा। तो ये मेथनॉल आसानी से रिएक्शन देता है क्योंकि एक स्टेबल केमिकल बनाता है। प्राइमरी अल्कोहल भी आसानी से रिएक्शन दे देते हैं, लेकिन सेकेंडरी और टर्शियरी आसानी से नहीं देते क्योंकि वो स्टेबल केमिकल नहीं बना पाते। अब कौन कौन से रिएक्शन है जो इस अंदाज में चलते हैं, तो इस अंदाज में चलता है रिएक्शन अल्कोहल का सोडियम के साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के साथ और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एस्टर फॉर्मेशन। अब हमें पता है कि ये बॉन्ड यहाँ से टूटना है, तो ये आपने पहले ही याद कर लेना है कौन से अल्कोहल के रिएक्शन इस बॉन्ड ब्रेकेज वाले हैं, कौन से अल्कोहल के रिएक्शन दूसरे बॉन्ड ब्रेकेज वाले हैं, वो पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो सोडियम यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा CH3CH2 O और साथ में Na अटैच हो गया, क्योंकि आपको यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, ये भी 2 और यहाँ से 2H निकाल दें जो कि हाइड्रोजन गैस बना देंगे। इसी तरह ग्रिग्नार्ड एजेंट का जो कार्बन होता है इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा अल्कोहल की जिस पे पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये CH3 इस H के साथ मिलकर बना देगा CH4, ये बन गई जी अल्केन। साथ में ये CH3CH2O और ये MgBr, ये आपस में अटैच होके बना देंगे MgBr और ये OC2H5, ये बन गया। और यहाँ पे देखें ये H देगा, ये अपना OH देगा और ये एस्टर बना लेंगे, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, वाटर आपने अलहदा बना दिया। और ये ब्लैक वाला CH3CH2O और साथ में ये C डबल बॉन्ड O CH3, ये केमिकल एस्टर बन गया। इसे इस अंदाज में लिखा जाता है ज़्यादातर C डबल बॉन्ड O और साथ में ये O CH2CH3, ये इथाइल और ये एसिटिक एसिड से एसीटेट, इथाइल एसीटेट की एस्टर बन गया। स्टूडेंट मैंने आपको जो अभी रिएक्शन करवाए हैं ये किस अंदाज में क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला देखें, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी ये ए ऑप्शन है, या प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी ये बी ऑप्शन है। ऐसे और भी डिफरेंट ऑप्शन हो सकते हैं। पहला आपने देखना होता है कि भाई जो रिएक्शन है ये आपको याद होना चाहिए इसमें कौन सा बॉन्ड अल्कोहल का टूट रहा है, आर और ओ के दरमियान या ओ या एच के दरमियान। अगर आपको ये याद हुआ फिर आप ये जवाब दे लेंगे। तो ये थायोनाइल क्लोराइड अल्कोहल का ये आर ओ या सी ओ बॉन्ड ब्रेक होता है, तो इस लिहाज से टर्शियरी ये आसानी से रिएक्शन देते हैं, फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी। सोडियम वाले में अल्कोहल का ये ओ एच बॉन्ड ब्रेक होता है, तो इस लिहाज से ये बीटा ऑप्शन आ जाएगा, प्राइमरी आसानी से देंगे फिर सेकेंडरी फिर टर्शियरी। अमोनिया वाले केस में अल्कोहल का यहाँ से बॉन्ड टूटता है और ये NH2 यहाँ पे जाके लगता है, तो इस लिहाज से ये अल्फा ऑप्शन आ जाएगा। ये एस्टर फॉर्मेशन में अल्कोहल का यहाँ से बॉन्ड टूटता है, इस लिहाज से बीटा ऑप्शन आ जाएगा। अल्कोहल का HCl के साथ जो रिएक्शन है ZnCl2 की मौजूदगी में उसमें यहाँ से बॉन्ड टूटता है, इस लिहाज से अल्फ़ा ऑप्शन आ जाएगा। PCl5 के साथ यहाँ से बॉन्ड टूटता है, अल्फ़ा ऑप्शन आ जाएगा। ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ यहाँ से बॉन्ड टूटता है, बीटा ऑप्शन आ जाएगा। इस लिहाज से आपको ये इस पर ग्रिप होनी चाहिए। यही क्वेश्चन इस अंदाज में भी आ सकता है, टाइप ऑफ रिएक्शन, भाई हर एक की टाइप बताएं। कोई एक आ जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो एडिशन रिएक्शन तो अल्कोहल दिया ही नहीं करते। क्यों नहीं दिया करते? क्योंकि अल्कोहल में डबल बॉन्ड ही नहीं है। एडिशन रिएक्शन तो डबल बॉन्ड वाले केमिकल देते हैं, ये तो ऑप्शन ही स्किप हो गए। बाकी है जी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जब भी अल्कोहल का ये आर बॉन्ड टूटता है ना, मैंने आपको ऐसे सिखाया था,
ये अल्कोहल है, तो कार्बन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। तो अगर किसी न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना हो तो कहाँ पे अटैक करेगा भाई, कार्बन पे अटैक करेगा, लिहाजा ये CO बॉन्ड टूट जाएगा, OH निकल जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में CO बॉन्ड टूटता है। तो इस वाले में देखें CO बॉन्ड टूट रहा है ना, तो कौन सा हो गया, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इस वाले में OH बॉन्ड टूट रहा है, तो क्या हो गया, जब ये OH बॉन्ड टूटता है ना तो कोई इलेक्ट्रोफाइल ही होगा ना जो ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। जब ऑक्सीजन पे अटैक होगा तो H को यहाँ से निकल के जाना पड़ेगा। तो जब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे तो OH बॉन्ड टूटता है। इस वाले में OH बॉन्ड टूटा, ये था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इस वाले में CO बॉन्ड टूटा, क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इस वाले में OH बॉन्ड टूटा, क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इस वाले में CO बॉन्ड टूटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। CO बॉन्ड टूटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और OH बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक और अंदाज है जिस अंदाज से क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ईच रिएक्शन। आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या बनेगा, इसमें क्या बनेगा। अभी हमने इसे डिटेल में देखा है तो वो आपको समझ जाए। इसके अलावा क्वेश्चन बन सकता है कंडीशन का, कि अल्कोहल का थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन है, किसकी मौजूदगी में होगा। अल्कोहल का HCl के साथ रिएक्शन है, किसकी मौजूदगी में होगा। बाज़ रिएक्शन की कंडीशंस होती हैं, बाज़ की होती नहीं है। जैसे अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन है, किसकी मौजूदगी में होगा, एसिड कैटालिस्ट की मौजूदगी में। तो जिस रिएक्शन की ये अमोनिया वाले की है थोरियम ऑक्साइड की मौजूदगी में। तो जिसकी कंडीशंस हैं आपको याद करनी है, जिसकी नहीं है तो वो तो ज़रा आसान हो जाता है।